हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन का नेक्स्ट टॉपिक्स में अब तक हमने ओवरव्यू किया है। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका हम डिस्कस कर चुके हैं। स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड हम कर चुके हैं। फिर हमने टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ चुके हैं इसमें। फिर हमने इसमें डिस्कस किया कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है, ये भी हम इसमें पढ़ चुके हैं अब तक, और किस तरह से जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसे मेक किया गया, बनाया गया। फिर पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ चुके हैं इसमें। और आज जो है हमारा टॉपिक इसमें आपका है गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य आज हम इसमें पढ़ेंगे। इन दिस बुक वी शैल स्टडी द एग्जैक्ट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट। एट दिस स्टेज लेट्स बिगिन by understanding the overall philosophy of what our constitution is all about. We can do this in two ways. We can understand it by reading the views of some of the major leaders in our constitution, but it is equally important to read what the constitution say about its own philosophy. It is what the preamble of the constitution does. Let's turn to these one by one. इस किताब में हम विभिन्न विषयों पर संविधान के प्रावधानों को अध्ययन करेंगे। अभी हम यही जानने की कोशिश करें कि हमारे संविधान के पीछे का दर्शन क्या है। यह काम हम दो तरीके से कर सकते हैं। अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़कर हम इस बात को समझ सकते हैं, परंतु हमारा संविधान स्वयं अपने दर्शन के बारे में जो कहता है उसे पढ़ना भी उतना ही ज़रूरी है। संविधान की प्रस्तावना यही काम करती है। आइए इसे हम बारी बारी से पढ़ते हैं। तो पहला है इसमें आपके द ड्रीम एंड द प्रॉमिस, सपने और वादे। सम ऑफ यू मे हैव नोटिस अ नेम मिसिंग फ्रॉम द स्केचेस ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, महात्मा गांधी. He was not a member of the Constituent Assembly, yet there were many members who followed his vision. Years ago, writing in his magazine Young India in 1931, he had spelled out he wanted the constitution to do. आपने हम ये कहें कि आप में से कुछ को भारतीय संविधान निर्माताओं की सूची में एक बड़ा नाम न होने पर हैरानी हुई होगी, यानी महात्मा गांधी का नाम। वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, पर संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों के अनुयायी थे। 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में उन्होंने संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा। उन्होंने क्या लिखा? I shall strive for a constitution which will release India from the thraldom and the patronage. I shall work for an India in which the poorest shall feel that it is their country. In those making they have an effective voice. An India in which there shall be no high class, no low class of people. An India which all communities shall live in a perfect harmony. There can be no room in such an India for the curse of untouchability or the curse of intoxication, drinkings and drugs. Women will enjoy the same rights as men. I shall be satisfied with nothing else. मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं एक ऐसे भारत के लिए प्रयास करूँगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग निम्न वर्ग न रहे। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग मेल जोल से रहें। ऐसे भारत में छुआछूत या शराब और नशीली चीज़ों के लिए कोई जगह न हो। औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार मिले। मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा। This dream of an India that has eliminated inequality was shared by Dr. Ambedkar, who played a key role in the making of the constitution, but he had a different understanding of how inequalities could be removed. He often bitterly criticized Mahatma Gandhi and his vision. In his concluding speech of the Constituent Assembly, he stated an anxiety very clearly. भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अंबेडकर के मन में भी था, जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असमानता कैसे दूर की जा सकती है, इस बारे में उनके विचार दूसरों से अलग थे।
उन्होंने अक्सर गांधी जी और उनके नज़रिए की कटु आलोचना की। संविधान सभा के में दिए गए अपने अंतिम भाषण में उन्होंने अपनी चिंताओं को बहुत स्पष्ट ढंग से रखा। On 26 January 1950, we are going to enter a life of contradictions. In politics, we will have equality, and in the social and economic life, we will have inequality. In politics, we will recognizing the principle of one man, one vote, and one vote, one value. In our social economic life, we shall by reason our social and economic structure continue to deny the principles of one man and one value. How long shall we continue to live this life of contradictions? How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. तो अम्बेडकर जी ने कहा कि 26 जनवरी 1950 में को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और एक वोट हर वोट एक समान महत्व के सिद्धांत को मानेंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे। हम इस विरोधाभासपूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे? हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे? अगर यह नकारना ज़्यादा लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही संकट में डालेंगे। Finally, let us turn to Jawaharlal Nehru giving his famous speech on the Constitution Assembly at the stroke of midnight on 15 August 1947. आखिर में आइए हम 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के समय संविधान सभा में दिए गए जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध भाषण को याद करें। Long year ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when shall redeem our pledge, not wholly or in the full measure, but very substantially at the stroke of the midnight hour, when the world sleep, India will awake to life and freedom. A moment come, which comes but rarely in history, when we step out from the old to new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. It is fitting that this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to the still large cause of humanity. Freedom and power bring responsibility. The responsibility rests upon this assembly, a sovereign body representing the sovereign people of India. Before the birth of freedom, we have endured all the pains of labor, and our hearts are heavy with the memory of this sorrow. Some of those pains continue even now. Nevertheless, the past is over, and it is the future of the beacons to us now. That future is not one so easy or resting, but of incessant striving, so that we may fulfill the pledge we have so often taken and one we shall take today. The service of India means the service of millions who suffer. It means the ending of poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity. The ambition of the greatest man of our generation has been to wipe every tear from every eye. That may be beyond us, but long as there are tears and sufferings, so long our work will not be over. वर्षों पहले हमने अपनी नियति के साथ साक्षात्कार किया था और अब वक्त आ गया है कि हम अपने वायदों पर अमल करें। पूरी तरह या हर तरह से नहीं तो काफ़ी हद तक करें। घड़ियाँ जब ठीक मध्य रात्रि का घंटा बजाएंगी, सारी दुनिया सोती रहेगी, तब भारत नए जीवन की शुरुआत करेगा, आज़ाद होगा। इतिहास में कभी कभार ही सही, पर एक ऐसा क्षण ज़रूर आता है जब हम पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश करते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब लंबे समय से किसी राष्ट्र की दबी हुई आत्मा
प्रस्फुटित होती है, आवाज़ पाती है। ऐसे पवित्र क्षण में हम अपने आप को भारत और उसके लोगों तथा उससे भी अधिक मानवता की सेवा में समर्पित करें। यही हमारे लिए उचित है। आज़ादी और सत्ता जिम्मेदारियां लाती हैं। भारत के संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस संप्रभुता संपन्न सभा के ऊपर अब जिम्मेदारी है। आज़ादी के जन्म से पूर्व हमने पूरी प्रसव पीड़ा झेली है और इस क्रम में हुए दुखों से हमारा दिल भारी है। इसमें कुछ दर्द भी अभी बने हुए हैं, फिर भी इतिहास अब बीत चुका है और एक भविष्य हमें सुनहरे संकेत दे रहा है। हम कहें कि भविष्य बहुत आराम करने या सुस्ताने का नहीं, बल्कि उन वायदों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करने का है जिन्हें हम अक्सर किया है, यानी जिन वादों को हमने किया है। और एक शपथ हम भी लेंगे। भारत की सेवा करने का अर्थ है दुख और परेशानियों में पड़े लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करना। इसका अर्थ है दरिद्रता का, अज्ञानता का, बीमारियों का, अवसर की असमानता का अंत करें। हमारे युग के महानतम आदमी की कामना हर आँख से आंसू पोंछने की है। संभव है हम या यह काम हमारे भर से पूरा न हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू हैं, कष्ट हैं, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। तो इस तरह से सभी जो लीडर्स थे उन्होंने अपने अपने व्यूज़ यहाँ पे रखे। फिर फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या थी कि हम पढ़ें संविधान की जो दर्शन है वो किस तरह से रखा गया। वैल्यूज़ दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल एंड वेयर इन टर्न नेचर्ड बाय इट form the foundation for India's democracy. These values, as embedded in the preamble of the Indian Constitution, they guide all the articles of the Indian Constitution. The constitutions begin with a short statement of its basic value. This is called the preamble to the Constitution. Taking inspiration from the American model, most countries of the contemporary world have chosen to begin their constitution with preamble कि जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी और उसे दिशा निर्देश दिए तथा इतिहास क्रम में जांच परख लिए गए हैं, वे ही भारतीय लोकतंत्र का आधार बने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हें शामिल किया गया। भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बनी। संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका में साथ होती है। इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। अमेरिका संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत कर एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। Let's read the preamble of the Constitution very carefully and understand the meaning of each of its key word. तो आइए हम जो हमारी प्रस्तावना है हमारे संविधान की उसे रीड करते हैं और उसके हर एक शब्द को ध्यान से समझते हैं। The preamble of Constitution reads like a poem. ये लोकतंत्र की कविता की तरह है। It contains the philosophy on which the entire Constitution has been built. और ये उस दर्शन को दर्शाती है जिस पे पूरे संविधान की नींव टिकी हुई है। It provides a standard to examine and evaluate any law and action of the government to find out whether it is good or bad. It is the soul of Indian Constitution. कि हम कह सकते हैं कि यह दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करता है। इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन कानून कैसा फैसला अच्छा या बुरा है। भारतीय संविधान की आत्मा इसी में बसती है। तो यहाँ से ये हमारे प्रीलिम दिया हुआ है हमें, भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है वो दिया हुआ है। वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialistic, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thoughts, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunities, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity of integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. भारत का संविधान उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक
गणराज्य बनाने के लिए तथा उसे समस्त नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब व्यक्तियों या व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है एक इतत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और अर्पित करते हैं। तो इस तरह से जो है पूरा इसके अंदर ये शपथ ली गई कि किस तरह से इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे, किस तरह से जो है ये लागू किया जाएगा। अब है इसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, तो संस्थाओं का स्वरूप, ये हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में विद क्वेश्चन आंसर्स। तो थैंक यू फॉर